Hello students, this is Rachit Jain, Assistant Professor in Electronics Communication Department, IITM GAY। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। RGPV क्वेश्चन पेपर में इसे कई बार पूछा गया है। चलिए इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिगिन करने से पहले हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे उसकी एक समरी या कंटेंट्स की देख लेते हैं। प्रीक्विजिट, सीपीयू बेसिक्स और जीआरओ का स्टार्टिंग पॉइंट कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, और कोशिश करेंगे माइक्रो ऑपरेशंस और आरटीएल को भी इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और लास्ट में समरी, एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसको हम असेसमेंट वगैरह करेंगे वेबिनार्स वगैरह में, और फिर इन द एंड लर्निंग आउटकम और देन रेफरेंसेस। चलिए फिर बिगिन करते हैं। प्रीक्विजिट यानी कि अगर हम इस जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से पहले की बात करें तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से एक्ट करते हैं, क्या इनकी फंक्शनैलिटीज है। जो आप ये चीज़ें आपने प्रीवियस सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके सब्जेक्ट होगा उसमें डेफिनेटली ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो एक बार उन बेसिक कंसेप्ट को ब्रशअप कर लीजिएगा। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कि सीपीयू कैसे एक्ट करता है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, एएलयू रजिस्टर्स किस तरीके से फंक्शनैलिटीज करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये हमने सीपीयू प्रीवियस लेक्चर में कवर भी किया है, तो आप थोड़ा सा उसको प्रीवियस लेक्चर को देखकर उसको भी ब्रशअप कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए मल्टीप्लेक्सर्स, डिकोडर्स कैसे काम करते हैं ये भी आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। वहाँ से आप उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज को, कंसेप्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा, सो दैट ये चीज़ आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। चलिए बिगिन करने से पहले हम थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेमोरी के बारे में स्टडी किया था। मेमोरी यूनिट कैसे टेराबाइट, मेगाबाइट किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है उनको फोकस किया था। रैम के बारे में जाना था, रैम कैसे काम करती है, रोम कैसे काम करती है, ईपी रोम कैसे काम करती है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये बेसिक्स हमने समझे थे। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, यानी कि हार्ड डिस्क होती हैं या पेन ड्राइव्स होती हैं, या फिर ये ब्लू रे डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, ये किस तरीके से फंक्शनैलिटीज करती हैं हमारे सीपीयू के साथ। थोड़ा सा हम सीपीयू के बेसिक्स के ऊपर देखेंगे, फिर उसके बाद इस जीआरओ को हम स्टडी करते हैं। अगर हम सीपीयू की बात करते हैं, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ कंप्यूटर। डेफिनेटली ये पूरा का पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल सेंटर है, उसका ब्रेन है, जिससे ये सारी फंक्शनैलिटीज, डाटा की फैचिंग, ट्रांसमिशन, कॉपी वगैरह सब प्रोसेसर यूनिट की हेल्प से ही होता है। बेसिकली प्रोसेसर यूनिट ही हमारा प्रोसेसिंग का टास्क पूरा परफॉर्म करता है। इसको सिर्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक कंट्रोल सेंटर है उस पूरे होल सिस्टम का। इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने पहले भी देखे थे, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रजिस्टर सेट। क्योंकि जितने भी एलोकेशंस होंगे, फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे, वो रजिस्टर सेट के बिना नहीं होते। कई माइक्रो प्रोसेसर्स में इनको जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन प्रोग्रामिंग memory locations are needed for storing pointers, counter, return address, temporary results, etc. memory access is most time consuming operation in computer। ये हमें मालूम है कि मेमोरी जो एक्सेस की जाती है, चाहे वो हम डाटा फैचिंग के लिए करें, स्टोरिंग के लिए करें, किसी भी पर्पज़ के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। एक चीज़ और, प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि हम कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग में ही कंसिडर उसी की हेल्प से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ देन मोर कन्वीनियंट एंड मोर एफिशिएंट टू स्टोर दिस इंटरमीडिएट वैल्यूज इन अ प्रोसेसर रजिस्टर विच आर कनेक्टेड थ्रू ओपन बस सिस्टम। तो हाँ, किसी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है और बहुत एफिशिएंट होता है कि अगर हम इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को, यानी कि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्टोरिंग कर रहे हैं, उन वैल्यूज़ को हम किसी प्रोसेसर रजिस्टर्स में डालें, जिससे फ्रूटफुल एनहांस परफॉर्मेंस जनरेट हो सके। और ये सारे के सारे ये जो पेरिफेरल्स हैं, ये इंटरनल पेरिफेरल्स हैं, ये सारे के सारे एक कॉमन बस सिस्टम की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने
एड्रेस बस, डाटा बस, सिस्टम बस को स्टडी किया था। ये सब के सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थे। Next, the design of a CPU is a task that involves using the hardware for implementing the machine instructions. जब हम किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की डिजाइनिंग करते हैं तो उस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ही हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे मशीन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली वर्क किया जा सके, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकें। या फिर इसको और थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, सपोज करो आपके पास एक पुराने ज़माने का प्रोसेसर है, पेंटियम का कोई प्रोसेसर है इनिशियल स्टेज का, और उसमें आप विंडोज़ 10 को इम्प्लीमेंट करते हो। विंडोज़ 10 उसमें वर्क ही नहीं करेगा कि विंडोज़ 10 के डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। या फिर उसके रिक्वायरमेंट में एक ये भी मेंशन रहता है कि मिनिमम रैम इतनी होनी चाहिए, या फिर DDR4 या DDR3 या स्पेसिफिक रैम होती है। ये उनके हार्डवेयर के पहले से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिससे ये ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये भी प्रोग्रामिंग की हेल्प से डिज़ाइन किया हुआ एक कंट्रोलर कह सकते हो, जिससे हम हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, या एप्लीकेशन सिस्टम है। तो ये तभी परफॉर्म करेगा कि जब इसकी मिनिमम हार्डवेयर चीज़ें फुलफिल होंगी। सिमिलर वे में अगर किसी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन की बात करते हैं, कोई भी XYZ गेम उठा लिया हमने, उसकी रिक्वायरमेंट पहले से मेंशन होती है कि इसके अंदर इस गेम को आपको प्ले करने के लिए CPU की रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए। तो ये पहले से प्री डिफाइंड है। क्यों? अगर ये चीज़ हम चूज़ नहीं करेंगे तो वो एप्लीकेशन या तो रन नहीं करेगा, या उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज नहीं होगी, या बहुत मिनिमल होगी, या चलेगी नहीं। तो CPU भी इसी तरीके से एक्ट करता है। अगर मैं CPU को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, तो वो कहाँ लगने वाला है, तो उसके हार्डवेयर्स क्या होने वाले हैं, पेरिफेरल्स क्या होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी ऑर्गेनाइजेशन या डिज़ाइनिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमें जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर अभी तक तो सब कुछ ये था कि ठीक है CPU ओरिएंटेड है, CPU में सब कुछ ये है, बट हमें रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की एक तरीके से क्यों ज़रूरत पड़ रही है, या फिर माइक्रो प्रोसेसर में जनरल पर्पज रजिस्टर्स हम क्यों स्टडी करते हैं। When a large number of registers are included in the CPU, it is most efficient to connect them through a common bus system. अब अगर हम बात करते हैं, अभी इससे प्रीवियस लाइन में हमने ये पढ़ा था कि ये जो भी पेरिफेरल्स है, जो भी इंटरलिंक हार्डवेयर है, वो कॉमन बस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। अगर मैं हाईली ऑप्टिमाइज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डिज़ाइन करता हूँ, उसके लिए एक मैंने पॉइंट ये भी पढ़ा कि उसके लिए एक एफिशिएंट और काफ़ी सारे रजिस्टर्स होने चाहिए। अब जब लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं CPU में, तो उन सबको भी हम आपस में एक कॉमन बस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए हों, चाहे एड्रेस ट्रांसफ़र के लिए हो, या कंट्रोल सिग्नल के ट्रांसफ़र के लिए हों। अदरवाइज वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे। The registers communicate with each other not only for direct data transfer but also while performing various micro operations. जब ये रजिस्टर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र के लिए नहीं करते, कई सारे और माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है, वो भी इसमें एक्ट करते हैं। Hence, it is necessary to provide a common unit that can perform all the arithmetic, logical and shift micro operations in the microprocessor या प्रोसेसर। कॉमन कंट्रोल यूनिट भी एक बहुत नेसेसरी पार्ट हो जाता है CPU का, जिससे अर्थमेटिक, लॉजिकल या डिफरेंट डिफरेंट जो माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इस प्रोसेसर में, उनको हम एक्ट कर सकें। तो इन सब पॉइंटों की वजह से हमें एक कॉमन रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमन कंट्रोल यूनिट, एक कॉमन ALU प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी। Now, let us describe how the registers communicate with ALU through buses and explain its operation. ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का, किसी CPU से कनेक्टेड होने का, या किस तरीके से उसको हम कोरिलेट करते हैं, या रजिस्टर ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं। ये एक तरीके का कनेक्टिविटी भी हम कह सकते हैं। अब इन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मल्टीप्लेक्सेस लगे हुए हैं। मल्टीप्लेक्सेस मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ, जिससे आपको याद आ जाए कि मल्टीप्लेक्सेस क्या थे। मल्टीप्लेक्सेस हमारे मैनी टू वन प्रिंसिपल पे वर्क करते थे, यानी कि कई सारे इनपुट्स होंगे और कई सारे मैनी इनपुट्स होंगे और वन आउटपुट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैनी इनपुट्स हैं और सिंगल वन आउटपुट है। ठीक इसी तरीके से डिकोडर भी हमने स्टडी किया था, उसमें n नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं
तो आउटपुट कितना होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 3 इनपुट्स हैं और उसके रिस्पेक्टिवली ये आउटपुट्स पे जा कनेक्ट होने जा रहा है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टास्क होती है कंट्रोल वर्ड। अब ये कंट्रोल वर्ड क्या चीज़ है या इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है। कंट्रोल वर्ड हम इसको कंट्रोल वर्ड रजिस्टर भी बोलते हैं कई बार। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं या आपस में कनेक्टेड हैं। ये परफॉर्म या ऑपरेट कैसे होंगी, तो वो इस कंट्रोल वर्ड के थ्रू होंगी, इसलिए इसका नाम कंट्रोल पहले आया। वर्ड यानी कि ये भी एक रजिस्टर है जिसके अंदर कुछ नंबर बिट्स इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। जैसे कि अगर हम GRO की बात करते हैं, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसको कंट्रोलिंग इस 14 बिट कंट्रोल वर्ड से की जाती है। अगर हम इसको काउंट करें 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14, तो ये 14 बिट्स का एक रजिस्टर हो गया जिसके अंदर की जो बाइनरी बिट्स हैं वो उसके ऑपरेशन को स्टैब्लिश करेंगे। वो हम धीरे धीरे समझेंगे किस तरीके से। जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये लिखा है OPR, इट मीन्स ऑपरेशन, यानी कि ALU के अंदर कौन सा ऑपरेशन होना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक OPR इस्टेब्लिश किया है जिसकी वैल्यू 5 है। इट मीन्स कि इसके अंदर करीब करीब 2 की पावर 5 ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था अपने प्रीवियस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि जैसे कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो उसकी पॉसिबल आउटपुट कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। वो कैसे आया था, 2 की पावर n के फॉर्मूले से। इट मीन्स अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर 2 4 आउटकम्स। सिमिलर वे में अगर 3 वेरिएबल्स के कोई चीज़ है और मुझे उसके आउटकम्स जनरेट करने हैं तो 2 की पावर 3 8 आउटकम्स। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे एक ऑपरेशन को मैंने अलग अलग वेरिएबल लाइन से इम्प्लीमेंट किया है और ये 5 है तो 2 की पावर 5 इतने ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलर वे में यहाँ मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सिलेक्शन किस तरीके का होगा। मल्टीप्लेक्सर में आपने स्टडी किया था कि n नंबर मैनी टू वन पे काम करता है और उसको सिलेक्ट लाइन्स की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे आएगा। मल्टीप्लेक्सर का यही बेसिक फंक्शन था, कौन सा इनपुट आउटपुट पर जाएगा, ये डिसाइड करती थी सिलेक्ट लाइन्स। तो जैसे ये इस पार्ट की सिलेक्ट लाइन्स कितनी है, 3। तो ये कितने इनपुट्स होंगे, 2 की पावर 3 8 इनपुट्स होंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया जा रहा है वो 8x1 का मल्टीप्लेक्सर है। 8 इनपुट में से कोई भी एक इनपुट इसके आउटपुट पे आएगा और ये सिलेक्शन यहाँ से होगा। तो ये भी सिलेक्ट भी इसी तरीके से वर्क कर रही हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे सिलेक्ट डी है जो इस डिकोडर के आउटपुट को कंट्रोल करेगा कि किस तरीके से आउटपुट कौन से वाले रजिस्टर पार्ट में जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा ये समझें कि ये हमारे पास रजिस्टर कुछ रजिस्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऑर्गेनाइज रजिस्टर स्टैक में रखे हुए हैं और इनका डाटा मैं इनके थ्रू ALU में भेजूंगा जिससे उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म हो सके, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के। ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझेंगे। तो ओवरऑल हमें समझ में आया कि रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एक CPU में जनरली इस तरीके से किया जाता है। ये जनरल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है और इसकी पूरी कंट्रोलिंग इस कंट्रोल वर्ड से की जाएगी। अब इसके अंदर एक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें बस एक पॉइंट और ये रह गया, यहाँ पर ये इनपुट्स तो हमको यहाँ से मिल रहा है इस रजिस्टर से। 8 नंबर का इनपुट हम एक किसी एक्सटर्नल वैल्यू से भी इसको इनपुट दे सकते हैं। अगर मुझे रजिस्टर स्टैक से नहीं देना, कहीं बाहर से देना, तो मैं वो इनपुट यहाँ से भी दे सकता हूँ। एक मैंने माइक्रो ऑपरेशन समझ लिया कि मुझे R1 के अंदर R2 और प्लस R3 का एडिशन करना है। यानी कि मान लिया मैंने R2 के अंदर कुछ डाटा है, R3 के अंदर कुछ डाटा है, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करके R1 में स्टोर कराना है। अब इस प्रोसीजर को हम समझते हैं। टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन द कंट्रोल मस्ट प्रोवाइड बाइनरी सिलेक्शन वेरिएबल्स टू फॉलोइंग सिलेक्टर पॉइंट्स। हम समझते हैं सबसे पहले अगर मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या किस तरीके से एक्ट किया जाएगा। सबसे पहले क्या टास्क होगा कि मल्टीप्लेक्सर ए के थ्रू या सिलेक्ट लाइन ए के थ्रू, अच्छा मुझे एडिशन परफॉर्म करना है तो एडिशन मेरा ऑब्वियस बात है ALU के अंदर परफॉर्म होगा। अब ALU के पास एडिशन के लिए R2 और R3 का डाटा भी पहुंचना चाहिए। तो R2 का डाटा मैंने मान लिया कि मैं इस मल्टीप्लेक्सर ए या सिलेक्ट लाइन ए की हेल्प से इसके अंदर पहुंचाऊंगा और R3 का डाटा मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं इसके
थ्रू पहुंचाऊंगा। अब इसको कंट्रोलिंग करने के लिए मैं कंट्रोल वर्ड को कमांड दूंगा। वो कमांड हम आगे समझेंगे किस तरीके से कोरिलेट करती है। पहले हम समझ लेते हैं कि मैंने R2 का डाटा इसमें ALU में पहुंचाया कैसे। मल्टीप्लेक्सर ए सिलेक्टेड दैट इज सिलेक्ट ए टू प्लेस द कंटेंट ऑफ R2 इनटू बस। तो मैं इसको कमांड दूंगा, इसको ऑपरेट करूंगा कि ये R2 का डाटा को फैच करे और इसके थ्रू ये इनपुट का डाटा आउटपुट पे जाए। अभी आप समझो कि सारे इनपुट इस पे कनेक्टेड हैं। मल्टीप्लेक्सर मैन इनपुट्स में से किसी एक ही आउटपुट को आउटपुट पे भेजता है। तो मैंने इस मल्टीप्लेक्सर को डिसाइड करके R2 का इसमें पहुंचा दिया। सिमिलरली मल्टीप्लेक्सर बी सिलेक्टेड दैट इज सिलेक्ट बी की हेल्प से मैंने क्या करा, R3 का जो डाटा था वो इसके अंदर भेज दिया। अब बस ये तो पूरा काम मेरा हो गया। अब ALU को भी इंस्ट्रक्ट करना है कि भाई तुम इसका एडिशन करो। अब वो एडिशन किस तरीके से डिसाइड होगा, मैं इस OPR को कमांड दूंगा कि इसका कि ये आपके पास जो A और B बस में जो डाटा है इसको एडिशन करो, ठीक। और एडिशन होने के बाद क्या होता है, ये आउटपुट पे सारे रजिस्टर्स की तरफ जा रहा है, लेकिन सारे रजिस्टर्स के अंदर किस तरह से एक्ट होगा वो ये डिकोडर डिसाइड करेगा। फाइन, वही आ गया। डिकोडर डेस्टिनेशन सेलेक्ट D टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ द आउटपुट बस इनटू R1। अब बात समझो आप, जैसे आउटपुट गया ये सारी की सारी इन लाइन्स में अवेलेबल है आउटपुट जो भी एडिशन का है, लेकिन स्टोर किस में करना है, मुझको R1 में स्टोर करना है। तो R1 के लिए मैं सिलेक्टर D को यानी कि डिकोडर के सिलेक्ट को इंस्ट्रक्ट करूंगा जिससे ये डाटा इनपुट पे लेकर इसमें स्टोर कर लिया जाए। इन दिस वे 14 बाइनरी सिलेक्शन इनपुट्स एंड देयर कॉम्बिनेशन वैल्यू स्पेसिफाई दिस कंट्रोल वर्ड। तो इस तरीके से इस कंट्रोल वर्ड को एग्जीक्यूट या यूज किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर हमें तो समझ में आया नहीं, आपने ये चीज़ बताई है ओवरऑल तो मुझे समझ में आ गया कि जो भी मुझे एडिशन करना है वो एडिशन इसमें जाएगा, डाटा इसमें जाएगा, एडिशन हो गया और ये चला गया। लेकिन ये कंट्रोल वर्ड काम कैसे कर रहा है ये हमें समझ में नहीं आया। तो अब इस कंट्रोल वर्ड के अंदर इंटरनली किस तरीके से एक्ट होता है और वो किस तरीके से आउटपुट को जनरेट करता है उसको हम समझते हैं। A control word is a word whose individual bits represent a various control signals. ये एक कंट्रोल वर्ड का काम ये है कि इसके अंदर हर एक बिट इन्फॉर्म करेगी कि वो पर्टिकुलर डिवाइस या वो पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर या रजिस्टर एक्ट कैसे करेंगे। इस टेबल से आप समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि सिलेक्ट ए, सिलेक्ट बी और सिलेक्ट डी, ये सारे के सारे यहाँ पे कंट्रोल वर्ड में मेंशन है कि कितने बिट्स के हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ कंट्रोल बिट में पूरा मेंशन किया हुआ है कि ये 3 बिट के हैं, सिलेक्ट बी भी 3 बिट का है और ये सिलेक्ट डी भी 3 बिट का है। यहाँ पर ये 3 बिट के कौन कौन से थे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सिलेक्ट बी ये है, सिलेक्ट ए ये है और सिलेक्ट डी हमारा ये है। तो ये 3 बिट के हैं यानी कि इसके 3 के रिस्पेक्ट में ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। जैसे 3 की अगर मैं कोडिंग करता हूँ तो 3 बिट के वेरिएबल्स, यहाँ पे अगर वेरिएबल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे भाई डिजिटल में वेरिएबल्स क्या होंगे, बस 0 1 ही होंगे और वेरिएबल्स कुछ हो नहीं सकते। तो अगर मैंने 3 बिट की यहाँ पे इंफॉर्मेशन को जनरेट किया, इतना छोटा सा डॉट मिस हो जाता है, कहाँ चला गया। जैसे मैंने कहा ये 3 बिट की बात करते हैं तो ये 3 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 0 to 8, 0 1 2 3 4 5 6 और 8, ये कॉम्बिनेशन बन गए। तो इन कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट एक कैसे एक्ट करेगा, चलिए मैंने पॉइंटर चेंज कर लिया, इससे आपको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से समझ पाएगा कि मैं किस चीज़ को दिखा रहा हूँ। मैंने ये बताया कि सिलेक्ट ए, सिलेक्ट बी और सिलेक्ट डी, ये 3 बिट के यहाँ हम कंट्रोल वर्ड पे इसको देख पा रहे हैं। तो उसके 3 वेरिएबल्स के इसके रिस्पेक्टिव 8 कॉम्बिनेशन हो गए जो हमने यहाँ मेंशन कर दिए। मेंशन करने के बाद मैंने ये मेंशन किया कि सिलेक्ट ए कैसे एक्ट करेगा, सिलेक्ट बी कैसे एक्ट करेगा, सिलेक्ट डी कैसे एक्ट करेगा। यानी कि ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है तो ये इनपुट लेगा कहीं ना कहीं। तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैंने जब तीनों की वैल्यू 0 करी तो ये सिलेक्ट ए के अंदर जो इनपुट कंसिडर किया जाएगा वो एक एक्सटर्नल सोर्स से किया जाएगा, वो रजिस्टर से नहीं लेगा, कहीं और से उसकी वैल्यू इनको एज इनपुट आउटपुट पे ट्रांसफर करेगा।
सिमिलरली जब वन, मैं इसका कॉम्बिनेशन 001 सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने इसकी वैल्यू 001 सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट ए की वैल्यू 001 मान लिया 1 रख ली, तो मल्टीप्लेक्सर ए क्या करेगा, R1 को एज एन इनपुट को आउटपुट ए बस पे ट्रांसमिट कर देगा। सिमिलरली अगर मैंने इसकी वैल्यू 011 रख दी तो 011 पे क्या है, R3 है, तो यानी कि R3 एज एन इनपुट, R3 जो इनपुट पे जा रहा है वो ए बस के आउटपुट पे आ जाएगा। सिमिलरली जैसे सिलेक्ट ए एक्ट कर रहा है, बिल्कुल डिट्टो आपका सिलेक्ट बी यानी कि सिलेक्टर बी यानी कि मल्टीप्लेक्सर बी एज इट इज एक्ट करेगा। कई बुक्स में ये मल्टीप्लेक्सर ए करके मेंशन किया जाता है, इसको मल्टीप्लेक्सर बी करके मेंशन किया जाता है। दोनों एक ही चीज़ है। मल्टीप्लेक्सर का काम जो उनकी फंक्शनैलिटीज़ है उसमें कोई डिफरेंस या कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर चेंज बस डिकोडर की बात करते हैं, तो डिकोडर भी क्या करेगा, बिल्कुल सिमिलर तरीके से एक्ट करेगा। बस इसके ये परमिशन किसको देगा, बस यहाँ परमिशन चेंज हो जाएगी कि जब डिकोडर की वैल्यू तीनों की हमने 0 दी तो कोई परमिशन नहीं मिलेगी। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है जिससे ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस की जा सके। वरना आप ये कहते हैं कि यहाँ तो सिर्फ 3 इनपुट है, यहाँ पे 8 होने चाहिए। 8 का भी कन्फिग्रेशन डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन उस 8 का मैं अगर कन्फिग्रेशन डिज़ाइन कर दूंगा तो वो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा कि यहाँ पर फिर ये एक्सटर्नल इनपुट वाली वैल्यू आ नहीं पाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसके इस वाले पार्ट को ब्लॉक कर दिया है या अनयूज कर दिया है। अलग अलग कन्फिग्रेशन में इसको किसी और पॉइंट, किसी और टर्म्स में यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे हम 8 का स्टैक बनाकर भी उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी और एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से समझ में आ जाए, इसलिए इसको इस तरीके से कंसिडर किया जिससे आपको याद करने में, समझने में भी दिक्कत ना हो। जैसे अगर इस टेबल को याद करने की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो R1 R2 R3 R7 सब में चीज सिमिलर है। बस यहाँ बाइनरी वैल्यूज आपको क्या लिखनी है, 2 के टर्म्स में लिखनी है तो वो भी बड़ा इजीली फॉर्म में हो जाएगा। और ये दोनों तो सेम है, यहाँ पे बस नन लिखना है, तो ये टेबल पे आप याद रख सको। अगर मैं कॉम्बिनेशन चेंज कर देता, यहाँ R1 से स्टार्ट करता R8 तक ले जाता या R8 से करता तो वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाता, आपको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। तो इस वजह से सिमिलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे इजीली चीज़ें हो सकें, इसलिए इसको ऐसा किया गया है। ठीक है, तो ये कंट्रोल वर्ड हमें समझ में आ गया किस तरीके से एक्ट कर रहा है और किस तरीके से डिकोडर एक्ट कर रहा है। यहाँ पर जिस डिकोडर की जो भी वैल्यू सिलेक्ट की जाएगी वो वैल्यू आपके इस स्टैक में या इस मेमोरी यूनिट में सेव हो जाएगी। उस रिप्लेस वो रजिस्टर की, ये रजिस्टर की जो बिट्स होती हैं, रजिस्टर भी एक मेमोरी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ओरिएंटेड होती हैं, सिस्टम ओरिएंटेड होती हैं कि वो 8 बिट का है, 16 बिट का है या कितने बिट का हमने कॉन्फ़िगर या डिजाइनिंग करके यहाँ पर स्टैक में लगाया है। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिटेल्ड होती है। ये केवल एक ओवरव्यू आर्किटेक्चर है कि किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम मल्टीप्लेक्सर और हमने रिकॉर्डर का देख लिया, अब हम ALU के भी वैल्यूज देख लेते हैं कि ये ALU के अंदर जो 5 ऑपरेशन हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज 5 की कॉम्बिनेशन से 2 की 5 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। यहाँ पर सारी वैल्यूज ना लेकर कुछ ही वैल्यूज ली गई हैं जिससे आपको चीज़ आप समझ सको कि किस तरीके से एक्ट किया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इतनी सारी वैल्यूज भी याद नहीं रखनी, आप कोई भी 4-5 वैल्यूज याद रख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ये टेबल आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जब OPR की वैल्यू सबकी 0 होगी तो ट्रांसफर A होगा। सिमिलर ये अगर सब इसकी वैल्यू 0 1 होगी तो इंक्रीमेंट A होगा। अच्छा, ट्रांसफर A अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसका मतलब ये है कि जो भी A की वैल्यू इस पर होगी, यहाँ पर होगी, वो चाहे मल्टीप्लेक्सर पे किसी भी तरीके से आई हो, वो वैल्यू को आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब वो आगे जाएगा तो डिकोडर डिसाइड करेगा कहाँ जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। सिमिलर वे में अगर इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो इंक्रीमेंट A कैसे होगा, 001 जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 से इंक्रीमेंट करके आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमारा अभी हम क्या कर रहे थे, एडिशन किया था, तो OPR की वैल्यू हो जाएगी 0010। OPR की वैल्यू जैसे 0010 की, तो इट मीन्स ऑपरेशन क्या हो रहा है, इन दोनों के इंटरनली एडिशन होगा और एडिशन का जो जो भी वैल्यू आएगी वो आगे आउटपुट पे चली जाएगी। उसकी कमांड हमने ऐड लिख दिया जिससे वो यूजर समझ सके। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, उसकी बाइनरी वैल्यू क्या हो जाएगी, OPR की 00101। इन दिस वे हम ऑपरेशंस की कमांड यहाँ देते हैं, सिलेक्शन की कमांड यहाँ देते हैं और इस तरीके से पूरा ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करता है। अब इसमें एक और एग्जांपल लेकर समझाया गया था सब्ट्रैक्शन का।
मुझे नहीं लगता कि उसको डीप में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक्ट होगा। ए का डाटा हमारे इसमें हमने सिलेक्ट कर दिया, बी का हमने इसमें सिलेक्ट कर दिया, ऑपरेशन की कमांड यहाँ दे दी, और सिंपली तो हम उसको यहाँ कंट्रोल वर्ड की वैल्यूज देखकर उसको कमांड कर सकते हैं। ये इस अच्छा, ये मैंने इसने यहाँ पुट किया था, जिससे वो कमांड की जो वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी। जैसे R1 मुझे चाहिए इसमें, तो R1 के लिए मुझे सिलेक्ट ए में क्या देना पड़ेगा, 001। ये चीज़ हम यहाँ टेबल से देख सकते हैं, 001 से R1 आ गया। अगर मुझे R2 चाहिए तो R2 के लिए क्या कमांड चाहिए, 0010। तो R2 के लिए मैंने क्या दे दिया, 010 दे दिया। सिमिलरली R3 के लिए 011। अब ये आप देखो, टेबल इसलिए ऐसी बनाई गई थी जिससे ये याद भी रख सको। R2 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है, 010, और 1 का क्या बाइनरी वैल्यू होता है, 001, 3 का 011। तो इसकी हेल्प से ये टेबल याद करना, या अब ये कंट्रोल वर्ड याद करना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। अगर मैं वहाँ वैल्यूज बड़ी या चेंज कर देता तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता। तो इन दिस वे ये कंट्रोल वर्ड काम कर रहा है मेरा सब्ट्रैक्शन के लिए। यानी कि मुझे सिर्फ कंट्रोल वर्ड को ये कमांड देनी है, 000 ये वैल्यू पुट करूंगा, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। अगर मुझको R2 माइनस R1 करके R1 में स्टोर कराना, जो हमने अभी किया था, वो उसका कंट्रोल वर्ड कमांड ये होगा। सिमिलरली अब मैं जैसे इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ R6 में, R6 प्लस 1 करना चाहता हूँ, तो R6 में सिलेक्ट कर लूंगा डिकोडर में, क्योंकि ये R6 की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी है। और कमांड क्या दूंगा, मुझे सिलेक्ट ए या बी, किसी पर भी मुझे R6 लाना है, तो R6 की कमांड मैंने यहाँ दे दी। R6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110। जैसे यहाँ पे आर सिलेक्ट ए पे लिया हुआ है, ये लिया हुआ है यहाँ पर, है ना। और बाकी बी के लिए मुझे कुछ सिलेक्ट नहीं करना, तो उसको नन कर दिया, 000 से वैल्यू इंप्लीमेंट कर दी। कंट्रोल वर्ड में क्या ऑपरेशन लगाना है, सॉरी ये तो सिलेक्शन लाइन का है डिकोडर का, तो 110 डाल दिया, जिससे वो 6 की वैल्यू को रिप्लेस करे। और उसके बाद कमांड क्या दे दी मैंने, इंक्रीमेंट की कमांड दे दी, जो 0001 थी। कमांड दे दी, क्या हुआ, इंटरनली उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से ये एक्ट होता है। जैसे ट्रांसफर की कमांड देख लेते हैं कि मैं चाहता हूँ R2 मेरा आउटपुट पे जाए, तो R2 के लिए क्या होगा, मुझे आउटपुट पे देना है, तो यहाँ पर तो मुझे देने की जरूरत ही नहीं है इनपुट पे, तो सिलेक्ट डी के क्या कर दिया मैंने, नन से दे दिया। ठीक है, अब R2 मेरा किस पे जाना है, ए पे जाना है, तो एक पे मैंने 010 दिया। बी की जरूरत नहीं थी, कंट्रोल वर्ड पे कोई ऑपरेशन करना ही नहीं है, वो डिकोडर पे एक्ट करना ही नहीं है। और आउटपुट कहाँ देना है, मुझे आउटपुट पे देना है, तो ये सारी वैल्यू 000 दे दी। तो ऑपरेशन किस पे चला गया, जो वैल्यू आई थी वो सारी की सारी ट्रांसफर हो गया मेरा ए से आउटपुट पे। ये चीजें हमने अभी पीछे यहाँ पर हमने इस चीजें भी समझी थी, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी इस चीज को आउटपुट पे दे रही है। मैं ये वाली टर्म यूज करना भूल गया था यहाँ पर, कि जो भी वैल्यू होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। सिमिलरली ट्रांसफर बी भी होता है, लेकिन हमें इतने सारे ऑपरेशन को समझने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल सिंपल समझने जिससे हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकें। और इसी तरीके से अलग अलग ऑपरेशंस हैं, शिफ्टिंग लगानी है या जीरो को जीरो इम्प्लीमेंट करना है, तो उस तरीके से ऑपरेशंस और उसके कंट्रोल वर्ड की हेल्प से हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ और, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट हम इस चीज़ को यहीं पर एंड करते हैं, रादर देन कि जो हमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स या फिर जो अदर डिटेल्स थी उसको हम आगे समझें, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। मैक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, आरटीएल कैसे काम करता है। फाइन, अभी हम इसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फटाफट इसके एक दो न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आपको वो क्वेश्चन असेसमेंट में कैसे यूज करने हैं, फिर इसको एंड करते हैं सेशन को। समरी हमारी ओवरऑल ये रही कि हमने पूरा का पूरा आज टाइम हमने जीआरओ को दिया, इसके अंदर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं उसको पूरा समझा, किस तरीके से एक्ट होता है उसको पूरा समझा। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे उसको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, कैसे काम करता है, मैक्रो ऑपरेशंस की डिटेल हम समझेंगे, आरटीएल की डिटेल हम समझेंगे। ये शॉर्ट एक्सरसाइज रहेगी आपकी। सीपीयू हैज बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। उस इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं। द लेंथ ऑफ अ रजिस्टर इज कॉल्ड वर्ड लिमिट, वर्ड साइज, रजिस्टर लिमिट, रजिस्टर साइज। ये क्वेश्चंस आपको विद एक्सप्लेनेशन ही बताने हैं, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इनका आंसर देना है। द डैश होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ द एक्सेस मेमोरी वर्ड। इसमें से कौन सा रजिस्टर है जो
कंटेंट्स को एक्सेस होल्ड करके रखता है। MAR, MBR, PC और IR। अगर आप इसके एक्रोनिम से फुल फॉर्म भूल गए तो एक बार उसको भी ब्रशअप कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत यूज़ होंगी। इनमें से कौन सा रजिस्टर विजिबल रजिस्टर नहीं है? GPR, एड्रेस, स्टेटस या MAR। आज हमारी लर्निंग आउटकम यह रही कि हमने पूरा बेसिक CPU का और GPR में किस तरीके से वो आपस में ऐड करते हैं, कोरिलेट करते हैं, ऑपरेशंस कैसे करते हैं, उनको पूरा समझा। कंट्रोल वर्ड को हमने पूरा एस्टेब्लिश किया कि किस तरीके से उसका डिज़ाइनिंग समझ में आई, इसकी चीज़ किस तरह से वो एक्ट करता है, किस तरह से वो ऑपरेशंस परफॉर्म कराता है। साथ के साथ अब आगे आने वाले लेक्चर में हम RTL मैक्रो ऑपरेशंस को समझेंगे। These are the references used to prepare this presentation slides. मॉरिस मैनो ही इज काफ़ी बहुत अच्छी किताब है, जिससे आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो और डिटेल में इसकी स्टडी भी कर सकते हो। थैंक यू।